आज हम मौर्योत्तरकालीन व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में कृषि के विकास और प्रसार तथा विभिन्न प्रकार के शिल्पों में वृद्धि और विशिष्टीकरण का सीधा प्रभाव तत्कालीन व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ा। इसी तरह भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर गैर भारतीयों को राजनैतिक आधिपत्य भी काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुआ। इसी वजह से भारतीय व्यापारियों को अब उन क्षेत्रों से व्यापार करने का मौका मिला जो अब तक अछूते थे। हिंद यूनानी शासकों की वजह से पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय प्रदेशों के साथ भी भारत का व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। शक, पार्थियन एवं कुषाण शासकों ने भारतीय व्यापारियों के लिए मध्य एशिया के दरवाजे खोल दिए और इसके कारण भारत का चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य के मसालों और अन्य प्रकार की कीमती व विलासिता संबंधी वस्तुएं दक्षिण भारत में ही मिलती थी, इसलिए रोमन साम्राज्य का संपर्क दक्षिण भारत में स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य में मसालों की जो उत्तरोत्तर मांगे बढ़ती जा रही थी उसे पूरा कर पाने में दक्षिण भारत असमर्थ था। इसलिए भारतीय व्यापारियों ने व्यापार करने के एक नई दुनिया युक्ति निकाली, जिन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानीय मसालों को प्राप्त कर भारत लाया और इसके बाद उसे रोमन साम्राज्य की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने लगा, जिससे परमगम व्यापार कहकर पुकारा जाता है। कालक्रम में भारतीयों का दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार इसलिए भी बढ़ा क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे भारतीय भी बस गए थे, जिसमें भारतीय वस्तुओं की मांगे काफ़ी अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यापार प्रायः स्थल मार्ग से ही होता था, किंतु ईसवी पूर्व पहली शताब्दी में शकों, पार्थियनों और कुषाणों की गतिविधियों ने इस व्यापार को बाधित किया। तत्पश्चात यह व्यापार समुद्री मार्ग से होने लगा। इस समुद्री मार्गों से व्यापार करना तब और भी आसान हो गया, जबकि ईसवी सन के प्रारंभ में हिम्पालस या हिप्पाकर्स नामक एक नाविक के द्वारा अरब सागर में चलने वाले मानसून हवाओं की खोज की गई। इसी समय मिस्र पर रोम साम्राज्य का भी अधिकार स्थापित हो गया था। अब लाल सागर के मार्ग से अरब सागर तक व्यापार करना भी काफ़ी सुलभ हो गया था। अब अगर भारत और रोम की व्यापार की बात करें मौर्योत्तर कालीन में, तो मौर्योत्तर काल के आर्थिक पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत एवं रोम के बीच होने वाले व्यापार में असीमित वृद्धि है। मौद्रिक साक्ष्यों के यह स्पष्ट होता है कि लगभग 30 ईस्वी पूर्व से लेकर 550 ईस्वी तक भारत एवं रोम साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध बना हुआ था। इस संदर्भ में उन रोमो सिक्कों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है जो दक्षिण भारत के विभिन्न स्थलों व उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि लगभग 61 ईस्वी तक अगस्टक के राज्यकाल से लेकर नीरो के राज्यकाल तक भारत एवं रोम का व्यापारिक संबंध परस्पर चरम अवस्था को पहुंच चुका था। भारत व रोम साम्राज्य के बीच यद्यपि भारी मात्रा में व्यापार होता था, परंतु इसमें दैनिक व आम लोगों की चीज़ें शामिल नहीं थी। पेरिप्लस के आयात व निर्यात की जाने वाले वस्तुओं के वितरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार मुख्यतः विलासिता संबंधी वस्तुओं का होता था। रोमन साम्राज्यवासी मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिसके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। इसे भी काली मिर्च की तो रोमवासियों में इतनी मांगे थी कि संस्कृत भाषा में उसे यवन प्री भी कह के पुकारा जाने लगा। इसके अलावा ये मध्य तथा दक्षिण भारत में मोती, मलमल, मणि, माणिक्य, रत्न इत्यादि भी आयात करते थे। लोहे की वस्तु खासकर बर्तन, छुरी, कांटा भी रोमवासी मंगवाते थे। हाथी दांत की वस्तुएं, कुछ विशेष प्रकार के पशु पक्षियों के कवच इत्यादि भी उनके द्वारा आयात किया जाता था। भारत से सीधी भेजे जाने वाली वस्तुओं के अलावा कुछ चीन, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व से लेकर वहां भेजी जाती थी, जैसे जैसे रेशम, दक्षिण पूर्व एशियाई मसाले इत्यादि। बदले में रोमन लोग भारत को शराब रखने वाले 2 हत्थे कलश, नाचने गाने वाली लड़कियां, गुलाम इत्यादि भेजते थे। ऐसा लगता था कि सातवाहन जिस शीशे का प्रयोग अपने सिक्का बनाने में लिए करते थे वो भी रोम से लिपटे हुए शक्ल में मंगवाया जाता था। रोम से भारत आई हुई वस्तुओं में सबसे महत्व के हैं ढेर सारे रोम सिक्के, जो प्रायः सोने और चांदी के हैं। समूचे उपमहाद्वीप में लगभग 150 ऐसे सिक्के प्रकाश में आए हैं और इसके अधिकतर विंध्य के दक्षिण में पाए गए हैं। इससे यह समझ में आता है कि रोमन लेखक प्लिनी ने
77 ईस्वी में लैटिन में लिखा था। नेचुरल हिस्टोरिका नामक अपने विवरण में दुख भरे शब्दों में यह कहा था कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। इस कथन से अतिरंजन हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले 22 ईस्वी से हम यह शिकायत सुनते हैं कि रोम पूरब के गोल मिर्च में मंगाने पर अत्यधिक खर्च कर रहा था। भारत में बनी छुरी कांटे के इस्तेमाल के विरुद्ध भी भारी प्रतिक्रिया हुई, जिसे रोम के अमीर ऊंची कीमतों में खरीदते थे। उस समय लोग को व्यापार संतुलन की अवधारणा भले ही ना रही हो, परंतु भारतीय प्रायद्वीप में पाए गए रोमन सिक्के और पात्रों की बहुतायत से इसमें संदेह नहीं रह जाता कि व्यापार का संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में ही होता था, जिससे भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए रोमन साम्राज्य से भारी मात्रा के सोने के सिक्के भारत आए थे। इसलिए पिल्ली ने इस बात का दुखड़ा रोया है कि रोमन साम्राज्य का सारा सोना भारत चला जा रहा है। रोमन की मुद्रा में होने वाली कमी का अनुभव इतना तेज हुआ कि अंत में रोमन को भारत के साथ काली मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार बंद करने के लिए कदम उठाना पड़ा। अब अगर हम मौर्योत्तर काल में व्यापारिक मार्ग की बात करें तो भारत का इस काल में बाह्य और आंतरिक व्यापार कई समुद्री एवं स्थलों मार्गों से चलता था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार आरंभ में स्थल मार्ग से चलता था, परंतु ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी से सको, पार्थियनों और कुषाणों के संचार के कारण स्थल मार्ग में व्यापार करना कठिन हो गया। इसके बाद व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। ईसा सन के आरंभ के आसपास मानसून के रहस्य का पता लग जाने से समुद्री व्यापार सरल हो गया था। अब नाविक अरब सागर से पूर्वी तट के उसके पश्चिमी तट तक का सफ़र काफ़ी आसानी और कम समय में कर सकते थे। वे भारत के विभिन्न बंदरगाह पर आसानी से पहुंच सकते थे, जैसे पश्चिम समुद्र तट पर सुपारा तथा पूर्वी तट पर अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति। इन सभी बंदरगाह में भड़ौच और सुपारा तथा पूर्वी तट पर अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति, इन सभी बंदरगाहों में भड़ौच सबसे महत्वपूर्ण और उन्नतशील था। शक और कुषाण लोग पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से समुद्री तट तक दो भागों से जाते थे। दोनों मार्ग तक्षशिला से मिलते थे और मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से जुड़ जाते थे। पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, तक्षशिला को निम्न सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां के भड़ौच चला जाता था। दूसरा मार्ग, जो उत्तरापथ नाम से विदित है, अधिक चालू था। यह तक्षशिला से चलकर आधुनिक पंजाब से होते हुए यमुना के निकट तक पहुंचता और यमुना का अनुसरण करके दक्षिण की ओर मथुरा पहुंचता था। फिर मथुरा से मालवा से उज्जैन पहुंचकर वहां से पश्चिमी समुद्र तट पर भड़ौच जाता था। उज्जैन में आकर एक और मार्ग उससे मिलता था, जो इलाहाबाद के समीप कौसंबी से निकला था। कौसंबी से बनारस व पाटलिपुत्र होते हुए मार्ग बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक चला जाता था। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's